हमारे 5 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सामसे और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कोटद्दू में बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम शौहर को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसमा तहसीन मलिक ने मुलजिम शाहसवार को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। कातिल को 15 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। मुलजिम ने थाना चौक सरवर शहीद चक नंबर 595 में अपनी बीवी नाजिया को टोके के वार से कत्ल कर दिया था। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, कोटद्दू में बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम शौहर को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आसमा तहसीन मलिक ने मुलजिम शाहसवार को सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। कातिल को 15 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। मुलजिम ने थाना चौक सरवर शहीद चक नंबर 595 में अपनी बीवी नाजिया को टोके के वार से कत्ल कर दिया था। मर्दान की तहसील रुस्तम में लाउड स्पीकर के बढ़ते हुए इस्तेमाल से तंग आकर इंतजामिया ने सख्त एक्शन लिया है। शहर में लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज होंगे। मर्दान की तहसील रुस्तम के असिस्टेंट कमिश्नर गुलनवाज आफरीदी का बेहतरीन इकदाम। लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम पर तेज आवाज में गाने बजाने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तकरीबात में साउंड सिस्टम पर तेज आवाज में गाने बजाने पर पाबंदी का मकसद अवाम की निजी जिंदगी को मुतासिर होने से बचाना है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में खुलेआम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है और वाज़ेह कानून होने के बावजूद इंतजामिया लाउड स्पीकर एक्ट के निफाज पर अवाम को अवामी सतह पर सराहा जा रहा है। मर्दान की तहसील रुस्तम में लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आवाम ने इस इकदाम को सराहा है। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, ये खबर आपके सामने शेयर कर रहे हैं। मर्दान की तहसील रुस्तम में लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आवाम ने इस इकदाम को सराहा है। इसी पर बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गुलनवाज आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया गुलनवाज साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत अच्छा इकदाम किया गया है। आप ये बताइएगा कि इस हुक्म पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ किस नौयत की कार्रवाई हो सकेगी? जी थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। आपके प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कमिश्नर मर्दान डिवीजन है मुतज़र खान साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है हबीबुल्लाह आरिफ साहब, उनको तहसील रुस्तम के अवाम की तरफ से मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हो रही थी बार बार के रात के वक्त जो ऊंची आवाज में लोग लाउड स्पीकर का अनऑथराइज्ड इस्तेमाल करते हैं जो इलीगल हैं। तो इस हवाले से उनकी खुसूसी डायरेक्शन पे हमने लोगों की आगाही के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए बैनर्स भी लगाए हैं। इसके साथ साथ जो लाउड स्पीकर एक्ट है या और जो पाकिस्तान पीनल कोड के जो लाउड स्पीकर से या पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो हमने आवाम को ये बताया हुआ है कि इन जो ऑफेंसेस हैं या इनकी कोई जो खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ हम FIR करेंगे और प्रोसीड करेंगे एज पर लॉ। गुलनवाज साहब, अमूमी तौर पर बाय द लॉ हम देखते हैं कि कार्रवाइयां होती नहीं हैं। जब जलसे जुलूस या इस तरह की तकरीबात होती हैं तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहां पर अनऑथराइज्ड इस्तेमाल हो रहा हो और उसे रोका जाए। जी बिल्कुल, इसमें ये है कि जो अवाम के ताउन के बगैर ये अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल जरूर होगा। तो इसमें अवाम की जो तहसील रुस्तम की अवाम है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन करें और ये सब के जो विसिनिटी है या जो इलाका है उन सब के माहौल में, क्योंकि इसकी जो अनऑथराइज्ड या लाउड स्पीकर का जो ज्यादा इस्तेमाल है लोगों के जो आराम या इस मरीज भी होते हैं उनको भी तकलीफ होती है। इसके अलावा जो नमाज के औकात में लोगों को तकलीफ होती है अपने इबादत में, तो लोगों की अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कानून हमें जो रास्ता दिखाता है या हमारे पास जो अवेलेबल कानून है, जो लॉ है, तो हम एक्शन भी लेंगे और लोगों को कन्विंस भी करेंगे। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर गुलनवाज आफरीदी, आपने वक्त निकाला आज उसके लिए। शुजाबाद की बस्ती खैरपुर में सगजीदगी के शिकार बच्चे का मौसर इलाज न हो सका। निश्तर अस्पताल मुल्तान की इंतजामिया ने बच्चे को अस्पताल में एडमिट करने के बजाय वापस घर भेज दिया। बच्चे के सर, गर्दन और टांगों पर दर्जनों टांके लगे हैं और वो तकलीफ में मुब्तला है। हमारे नुमाइंदे राव जाहिद ने मुतासरा बच्चे के घर जाकर वालिदैन से बात की है। आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 4 साल अब्दुल हमीद के घर, जिसे एक रोज कबल आवारा कुत्तों ने घसीटना और नोचना शुरू कर दिया था
اور علاقے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اس بچے پر کتے نے حملہ کر دیا ہے تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے شور اور واویلا مچایا اور کتوں کو وہاں سے بھگایا. اسی دوران کتوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ 4 سالہ حمید کا سر، پاؤں، ٹانگیں، پیچھے پیٹھ تمام چیز زخمی ہو چکی تھی اور والدین اسے اٹھا کر THQ ہسپتال لے گئے جہاں پر انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ کا مطالبہ کیا تو نااہل انتظامیہ جو ہاسپٹل کی ہے اس نے اس کے اوپر انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی. بعد انہیں نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. میرے ساتھ نوید کے والد موجود ہیں، آئیے ان سے بات پوچھتے ہیں کہ جی جب آپ نشتر گئے تو وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ سر جی اس سے جڑے تھے گئے تقریباً ادھے تو پونا گھنٹہ اصل اتنے کھڑے رہ گئے. انہیں کہ سارے کو کوئی میڈیسن کہ نہیں کو بھی اگاں چاہ کے ونجو. اصل اگاں گئے انہوں نے جڑے انہوں کو تھے انہیں میڈیسن لا کے انہوں نے مفت سے ٹانکے لائن انہیں بھی توجہ سارے اتنے بالکل نہیں کی تھی. اصل اتوں چاہ کے واپسی پرائیویٹ یعنی گھن کے گئے اتنا کہ چوہد جن علاج کریں کھڑے ٹانکے سانکے بئی جو کے لوائن ہوں علاج مال جاتا بئی جو کرویں پہ اتنے کوئی انتظام نہ کہنا ہے سارے کو صحیح تھا. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اصل مزدوری کرانے ہیں صحیح. آپ اس میں مزدوری کے اس گزر بسر کے اندر کیا اس بچے کا علاج کروا لیں گے؟ بڑی مشکل سے گزارا کریں پہ ہیں کریں کھڑے ہیں جی بڑی مشکل سے گزارے کریں پہ ہیں. حمید کے والد کی بات کہ ہم تازہ کمانے والے لوگ ہیں اور ہمارا گزر بسر انتہائی مشکل سے ہوتا ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے بچے کا علاج خود کروانے میں منظور ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی گئی. تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس بچے کا جلد از جلد علاج کرایا جائے تاکہ اس بچے کی قیمتی جان بچ سکے. ہماری گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، DCO، اسسٹنٹ کمشنر اس بات پر سختی سے نوٹس لے. اور اس بات کے اندر میں ایک اضافہ اور کرتا چلوں کہ یہ جو آوارہ کتوں کو تلف کرنے کا کام ہے وہ یہاں کے شیخ صابر کو دیا گیا تھا جنہوں نے ان آوارہ سگان کو تلف کرنا تھا مگر وہ اپنی ڈیوٹی دینے سے قاصر ہیں جس کی وجہ سے آئے روز یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. جہلم میں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث آوارہ کتوں کی بھرمار ہے. ہر گلی اور بازار میں آوارہ کتوں کے غول نظر آتے ہیں. مزید جانتے ہیں شہباز بٹ سے. میں اس وقت میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی یادگار میں موجود ہوں. یہاں پر ایک چھوٹا سا پارک بھی بنایا گیا ہے لیکن یہاں پہ چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے نشیوں کے ڈیرے ہیں، آوارہ کتوں کا راج ہے، گندگی ہے، درختوں کے پتے بکھرے ہوئے اور جو یہاں پہ بوٹیاں ہیں وہ اگی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لائبریری بند پڑی ہوئی ہے. شہری مسئلہ موجود ہیں، بتائیے گا جی کیا کہتے ہیں؟ جی ہم یہ بچوں کو لے کے اکرم شہید پارک آئے ہیں یہاں پہ پکنک منانے کے لیے. یہاں ہم نے آگے دیکھا ہے کہ پارک میں کتے گھوم رہے ہیں، نشئی لیٹے ہوئے ہیں، لائبریری بند ہے، نہ بیٹھنے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی ٹک شاپ ہے. اور شام ہوتے ہی یہاں پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی لائٹ کا بندوبست کیا جائے اور یہاں پہ پانی اور ٹک شاپ اور یہاں پہ سہولیات میسر کی جائیں. جی بالکل، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شام ہوتے ہی یہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ لائٹس نصب کروائی جائیں، بیٹھنے کے لیے بینچز بنوائے جائیں، ٹک شاپ یہاں پہ بنائی جائے، پینے کے پانی کی سہولت یہاں پہ میسر کی جائے، چوکیدار کا بندوبست کیا جائے. اور اسپیشلی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائبریری بند پڑی ہوئی ہے جہاں پہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو اس لائبریری کو بھی کھولا جائے اور شہریوں کو سہولیات مہیا کی جائے. سندھ میں بھی آوارہ کتوں کے کاٹنے سے بچوں کے زخمی ہونے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. کل ٹنڈولہ یار میں آوارہ کتوں نے ایک بچے کو نوچا تھا. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے سخت گزیدگی کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آج میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ میرا سندھ کس بات میں نمبر 1 ہے. گوگل پہ ہم نے لکھنا شروع کیا جب میں آ رہا تھا بختر کہ جی نمبر 1. میں نے کہا ڈیولپمنٹ میں سندھ 0، ہیلتھ میں 0، ایجوکیشن میں 0. ایسے ہی لکھا ایک بندے نے ڈاگ بائٹ کیسز ٹاپ پہ سندھ آ گیا. مطلب پوری گوگل کے اوپر لکھیں ڈاگ بائٹ کیسز تو سندھ نمبر 1 آ گیا. تو کیوں نہ کہیں کہ سندھ میں یہ جو کتے ہیں انہوں نے ہمیں بھمور ڈالا ہے. 1.5 لاکھ کتوں نے سندھ کے لوگوں کو کاٹا ہے. تو ہماری سندھ یہ وہ سندھ تھی جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی. جہانیہ کے 40 سے زائد دیہات کو ملانے والی سڑک طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حادثات معمول بن چکے ہیں. مزید احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس الحق لانگ. جہانیہ میں ٹھٹا ساتکا بار روڈ پر موجود ہوں. یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ واحد روڈ ہے جہانیہ کا جو کہ جہانیہ کے 30 سے زائد شکوک کو ملاتا ہے. یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت ایک راہگیر ہمارے ساتھ موجود ہے. مزید ان سے جانتے ہیں اس روڈ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی بتائیے. جی یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے بچوں کو اسکول جانے میں بہت مشکلات آتی ہے. یہاں آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ خونی روڈ کے نام سے مشہور ہو چکا ہے. کئی دفعہ سیاستدانوں نے دعوے کیے ہیں
लेकिन आज तक किसी ने अमल दरामद नहीं करवाया। हम मरीज़ को लेके हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। जी बिल्कुल, आपने राहगीर की बात सुनी। राहगीर का कहना है कि इस रोड टूटने की वजह से आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं और इनको मरीज अस्पताल तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने आला हुकाम से रोड दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। कामोनकी में यूटर्न ना होने की वजह से अंडरपास में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। अंडरपास को वन वे करने के बावजूद भी ट्रैफिक का मसला हल ना हो सका। मजीद बताएंगे मोहम्मद शफीक मुगल। जी बिल्कुल, कामोंकी की इंतजामिया और सियासतदानों की नाअहली की वजह से कामोंकी का ये जो अंडरपास है, यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहना जो है वो मामूल बन चुका है। आप मेरे पीछे इस वक्त जो है वो देख सकते हैं ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। अंडरपास को वन वे करके यहाँ पार्टीशन तो कर दी गई है, लेकिन कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई गई और कोई भी लाहे अमल नहीं तरतीब दिया गया जिसकी वजह से ये ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। जबकि दूसरी तरफ आपको यही बताता चलूँ कि शहर में जो है वो ट्रैफिक की क्रॉसिंग के लिए 2-3 से किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक जो है वो यू टर्न है। इसके अलावा जो है कोई भी यू टर्न नहीं है। शहरियों ने हकाम बाला से मुतालबा किया है कि शहर में 2-3 जो है वो यू टर्न मजीद दिए जाए ताकि शहरियों के ट्रैफिक का ये मसला हल हो सके। जी। चिन्योट में महकमा ज़राअत की कार्रवाई। जामियाबाद से लाखों रुपए की जाली ज़रई अद्वियात बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं उमर सज्जाद से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की हदायत के मुताबिक जो है महकमा ज़राअत के अफसरान और टीम ने जो है जाली अदवायात बनाने वालों के खिलाफ जो है और फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए जामियाबाद से जो है लाखों रुपए की जाली अदवायात जो है वो बरामद कर ली है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना था कि अवामी शिकायत पर जो है ये कार्रवाई की गई है। ज़िले अफसरान जो है ज़राअत उनके मुताबिक जो है लाखों रुपए की अदवायात ऐसी थी जो फरोख्त की जा रही थी। ज़िम्मेदारान के जो खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है खालिद नामी मुलज़म के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। इस हवाले से जो है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना था कि किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक है। जाली अदवायात बेचने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा जो है लालियाँ और चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं जिनके और जाली अदवायात फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी। घोड़की की तहसील मीरपुर माथेलो में नहर किनारे तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। 200 से ज्यादा तजावुजात खत्म कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे साकिब नसीर से। जी साकिब नसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालत के हुक्म के बाद जो है ये महकमा इरिगेशन की जानिब से जो मसवा नहर मीरपुर माथेलो से गुजरती है उस पर ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते से अब तक जो है 200 से ज्यादा जो कच्चे और पक्के मकान थे उनको मिसमार कर दिया गया है, लेकिन जो मुतासिरीन हैं जिनके घर गिराए जा रहे हैं वो सख्त परेशान है और एहतियात भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं कि पहले इनके मुतबादिल उनको जगह दी जाए उसके बाद ऑपरेशन किया जाए, लेकिन इंतजामिया किसी भी तरह उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं उनसे कोई रियायत बरतने के लिए तैयार है। इसके अलावा हम बात करें तो जो मुतासिर उनका ये भी कहना है कि जो घर गिराए जा रहे हैं ज्यादातर वो गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, जो बासर लोग हैं, जो असर रसूख करने वाले लोग हैं, तो उनसे जो है वो रियायत बरती जा रही है। और उनका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे गरीब के घर हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो इसी हवाले से मैं ये बताऊं तकरीबन 200 से ज्यादा जो मकानात हैं और जो घर हैं वो मिसमार कर दिए गए हैं और मजीद जो है वो ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया नसीर आपका। रायगढ़ में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी किलो गोश्त 350 रुपए में बेचा जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, रायगढ़ और गिरदोरवा में इस वक्त चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। होशरबा इजाफे की वजह से आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। मुर्गी का गोश्त इस वक्त 340 से लेकर 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो चिकन फरोश जो है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि चिकन महंगा होने की वजह से जो खरीदार हैं वो नजर नहीं आ रहे, सारा दिन वो फारग बैठ के चले जाते हैं। मुर्गी जो है वो महंगी होने की वजह से आम आदमी परेशान है, लेकिन इसके साथ साथ इससे वाबस्ता कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर चिकन की कीमत में कमी की जाए तो इससे आम आदमी को फायदा तो होगा, लेकिन
اس کے ساتھ منسلک ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد جو ہیں ان کا روزگار بھی چل سکے گا. دوسری طرف چکن فروشوں کا کہنا ہے کہ چکن کی قیمتوں میں اضافے کا بنیادی سبب جو بتایا جا رہا ہے وہ فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہے, جس کی وجہ سے چکن کے جو فارم ہیں پولٹری فارم مالکان جو ہے وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. عام آدمی جو 350 روپے فی کلو گوشت خریدنے سے قاصر ہے. لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فیڈ کی قیمتوں میں اضافے کا سختی سے نوٹس لے تاکہ چکن کا گوشت عام آدمی کی پہنچ میں آ سکے. جی. پتوگی کے علاقے پھول نگر میں سماجی تنظیم کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. پھول نگر میں سماجی تنظیم کی تقریب, ضلع قصور کی تنظیمی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا. تقریب میں ملک بھر سے عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے لیے بھی ہم نے بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار قربانیاں دی. اب بھی پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اپنے بچوں کی ہمیں تربیت بھی ایسی کرنی چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں سال حکومتیں کی ہیں. اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا کوتاہیاں ہیں, کیا غلطیاں ہیں. میرا پیغام آج اس ایونٹ پہ صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جہاد کرنا ہے اور اس جہاد میں ہم نے پاکستان کے اندر رول آف لا لے کر آنا ہے. جتنے بھی پاکستانی ہیں انفرادی لیول پر یا اجتماعی لیول پر سب کی خدمت ہمارا نصب العین ہوگا. مقررین کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت ان کا مشن ہے جو جاری رہے گا. یوم پاکستان کی تیاریوں کے سلسلے میں کوہلو میں سول سوسائٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی. کوہلو میں یوم پاکستان منانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. شہر میں ریلی نکالی گئی جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ٹریفک چوک پر جلسے کی شکل اختیار کر گئی. یعنی 23 مارچ سن 1939 کو لاہور ایک رابطہ پیش ہوا. شہر میں جگہ جگہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آئی. عوام پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے رہے. مقررین کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کے لیے پرعزم ہے. پوری قوم جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے کوہلو میں ریلی نکالا ہے. ان عناصر کو ایک پیغام دینا ہے کہ جو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا, ہم اس کا حفاظت بھی کر سکتے ہیں. لوگوں کا کہنا تھا کہ دشمن اپنے مکرو عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ادھر میلسی میں ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیب خان اور MNA اورنگزیب خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے. میلسی میں ٹائیگر فورس کی بہترین کارکردگی پر ٹائیگر ایوارڈ تقریب کا انعقاد. بہترین کارکردگی پر ٹائیگر فورس کے جوانوں میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے. اس موقع پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیب خان نے کہا کہ میلسی میں ٹائیگر فورس کی کارکردگی مثبت اور بہترین رہی. تقریب میں اسلام آباد, لاہور, عارف والا, بہاول نگر سے بھی ٹائیگر فورس کے جوانوں نے شرکت کی. آج سول ڈیفنس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس میں شہری دفاع کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. آزاد کشمیر کوٹلی میں تقریب کا جان لیتے ہیں احوال. ہمارے ساتھ موجود ہے امناز خان. بالکل آج انٹرنیشنل سطح پہ سول ڈیفنس کا دن منایا جا رہا ہے اور شہری دفاع کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر کوٹلی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں سر یہ جو رضاکار فری میں ڈیوٹی دیتے ہیں ان کے حوالے سے آج کے دن سے کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے میں تو ان کو فرشتہ صفت انسان سمجھتا ہوں کہ جو اس دور میں مادہ پرستی کے دور میں لوگوں کے لیے مفت کام کریں گے, بہت عظیم انسان ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی انشاءاللہ کام کریں. اور جتنے ہم نے آج جو باتیں جو کی ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے وہ تمام تر سہولیات جو ہے ان کو بھی فراہم کی جائیں تاکہ یہ اور مزید جو ہے نا خوش دلی سے یہ کام کریں. جی جیسے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ اگر قوم کے اندر موجود ہوں اور زندہ دل لوگ جو فری میں کام کرتے ہیں تو وہ قومیں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی اور ترقی کے جو راستہ ہے اس پر گامزن. شیخوپورہ میں سول ڈیفنس کی عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی. ریلی میں ضلع انتظامیہ کے افسران اور محکمہ سول ڈیفنس کے رضاکاروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر SP چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. اس ریلی کا مقصد عوام کو شہری دفاع کی تربیت سے آگاہی کے ساتھ ساتھ ناگہانی حادثات کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے رضاکاروں کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا تھا.
मुकर्ररीन का कहना था कि मौजूदा दौर में शहरी दिफा की तरबियत अहमियत और भी बढ़ गई है। स्कूलों की सतह से तालिब इल्मों को शहरी दिफा की तरबियत हासिल करनी चाहिए। सिविल डिफेंस के स्टाफ के साथ साथ हमें खुद भी ये ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए ताकि गली मोहल्ले और गांव जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ अगर अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की आफत आती है तो हम फौरन एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकें। आवाम का कहना था कि इस तरह के इवेंट बाकायदगी से होने चाहिए। खानका डोगरा में डिग्री कॉलेज में 3 रोज फर्स्ट एड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद की सरबराही में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में 3 रोजा फर्स्ट एड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तालिबात और असातिज़ा को हंगामी हालात में आग समेत दीगर आफात से बचने के हवाले से तरबियत दी गई। इस तरबियत का मकसद कौम को हर हालात का सामना करने के लिए तैयार रखना है। पाकिस्तान में पहली बार आलमी तर्ज के स्किन और डेंटल ट्रीटमेंट्स के साथ मेकअप के जदीद अंदाज तक रसाई आसान हो गई है। स्किन केयर और मेकअप का चोरी दामन का साथ है। कराची में पहली बार बैनुल-अक़वामी तर्ज के स्किन केयर ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरीज, स्किन केयर और डेंटल ट्रीटमेंट्स की सर्विसेज अब एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगी। लंचिंग तकरीब में शोबे सितारों ने शिरकत की और पाकिस्तान में जदीद ट्रीटमेंट्स के इनेकाद को सराहा। आपको सैलून से लेके जितनी और मेडिकल, कॉस्मेटिक, सर्जरी, दूसरी फैसिलिटीज जितनी भी चाहिए सब मौजूद है। वी हैव एन ऑपरेशन थिएटर इनसाइड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बड़े दिनों से हम सुन रहे थे क्रिसलेस के बारे में। इट वाज बजिंग कि भाई कोई ऐसी जगह खुल रही है विच इज़ अ वन स्टॉप शॉप, ऑल इन वन है। 6 फ्लोर्स हैं यहाँ पे विद एवरीथिंग, कॉस्मेटिक, सर्जरी, डेंटल क्लिनिक, women's salon, men's salon and aesthetics as well. ख़वातीन ने मुनासिब कीमत में जदीद ट्रीटमेंट को नेमत करार दिया। दूसरी जानिब जदीद तर्ज पर ब्राइडल भी तैयार की गई। ब्यूटी टावर में न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मेंस के लिए भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बोल्ड मैन केयर को अपना फ्रेग्रेंस पार्टनर बना लिया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और बोल्ड मैन केयर के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत हिलाल केयर का लीडिंग पर्सनल केयर ब्रांड बोल्ड क्वेटा ग्लैडिएटर्स का फ्रेग्रेंस पार्टनर बन गया। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब कराची में हुई। हिलाल केयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मार्केटिंग हेड फैजान नजीब ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मोहम्मद इरफान का कहना था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ पार्टनरशिप से पाकिस्तान क्रिकेट को मदद मिलेगी और जज्बा हुब्बुल वतनी भी मजबूत होगा। बोल्ड वो बॉडी स्प्रे का ब्रांड है जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे लीडिंग बॉडी स्प्रे का ब्रांड है और हमें खुशी है कि हम पाकिस्तानी इवेंट में क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैजान नजीब ने कहा कि बोल्ड जैसे बड़े ब्रांड का ग्लैडिएटर्स के साथ जुड़ना खुशाइंद है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी बता रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा किया और वर्कशॉप में मुख्तलिफ हिस्सों और तनसीबात का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को गाड़ियों की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा किया और वर्कशॉप में मुख्तलिफ हिस्सों और तनसीबात का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को गाड़ियों की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने केपीके में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने पीडीएम को मुकाबला न करने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में 4 सीटों की पेशकश की थी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पीडीएम ने खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात की पेशकश मुस्तरद कर दी है और राय के मुताबिक हुकूमत ने जो है पीडीएम को खैबर पख्तूनख्वा में 4 सीटों की पेशकश की थी। अपोजिशन को 2 जनरल और 1 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त की पेशकश की थी। हुकूमत की जानिब से सेनेटर ताज आफरीदी ने मौलाना फजल रहमान को ये पेशकश की थी और पीडीएम सरबराह ने शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज अशरफ से मुशावरत के बाद आज जवाब दिया है कि पीडीएम खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात की पेशकश को मुस्तरद करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान आपका।
खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आज के साथ ये है। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल 8 माह में 29 खरब 16 अरब रुपए टैक्स जमा किया है, जो मुकर्ररा हदफ से 18 अरब रुपए जायद है। FBI ने गलत मालूमात देने या टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले 21 लाख अफराद को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कोविड की दूसरी लहर के बावजूद FBR की टैक्स वसूली में इजाफा। रवा माली साल जुलाई से फरवरी तक 29 खरब 16 अरब रुपए टैक्स वसूल। गुज़श्ता साल 27 खरब 50 अरब रुपए टैक्स जमा किया था। FBR के मुताबिक फरवरी में 343 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो मुकर्ररा हदफ 325 अरब की निस्बत 18 अरब रुपए ज्यादा है। रवा माली साल 8 माह में 152 अरब रुपए के रिफंड जारी किए गए। 28 फरवरी तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 26,23,000 तक पहुँच गयी। वजीर तालीम की ट्वीट के बावजूद 1 मार्च से तालीमी इदारे मुकम्मल खुलने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा आयशा नाज से। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर शफकत महमूद की जानिब से ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल पर आ जाएंगे। जो कोरोना से पहले की सिचुएशन थी स्कूल्स की, वही सिचुएशन जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। इस वक्त मैं फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन डायरेक्टर स्कूल्स अब्दुल वहीद के साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि इस फैसले से इन्होंने स्कूल में क्या इंतजाम किए। बेसिकली ये जो सर का ऐलान था 4 बड़े शहरों के लिए था, जो कराची और लाहौर, हैदराबाद, इस तरह के शहरों के लिए था, तो इस्लामाबाद के लिए नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है कि हम सारे बच्चों को इनवाइट करें, तो हम उसी पे जिस तरह से एज़ यूजुअल चल रहा था 3-3 दिन पे वक्फे साथ बच्चे आएंगे और उसी तरह से स्कूलों में पढ़ाई होगी, जब तक NCOSO की तरफ से हमें क्लियरेंस नहीं मिलती और हमारी मिनिस्ट्री हमें हिदायत नहीं देती। जी बिल्कुल, आपने सुना वफाकी वजीर ने ट्वीट किया था, लेकिन उनको शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म नहीं था कि क्या स्कूल की सिचुएशंस है, स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है। तो इस वजह से यहाँ पर वफाकी डायरेक्टरेट की जानिब से यही कहा गया है कि जो पुरानी सिचुएशन है, जो कोरोना के दौरान ग्रुप्स में बच्चे स्कूल से आते थे, तो वही सिचुएशन जो है बरकरार रहेगी। जब तक NCOC की जानिब से प्रॉपर किस्म के अहकामात जो है वो नहीं दिए जाते, तब तक ये सिचुएशन बरकरार रहेगी। जी, तहसील ऑफिस फालिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए गए। आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के सिलसिले को जारी रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने तहसीलदार फालिया शेख जमीर और अपनी रेवेन्यू टीम के हमरा तहसील ऑफिस फालिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अवामी शिकायत सुने और उनकी दरखास्तों पर अमल दरामद के अहकामात जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था, इस खुली कचहरी का मकसद शहरियों को एक छत के नीचे तमाम खिदमात दी जाए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में जो है पटवारी से लेकर हमारा तहसीलदार, ADLR और सर्विस सेंटर इंचार्ज तमाम ही जो है वो इधर मौजूद हैं। जो भी साइल आता है फौरी तौर पे उसका मसला जो है मतलब ऑन स्पॉट जो हल किया जाता है। इस खुली कचहरी में दी जाने वाली ज्यादातर दरखास्तें अराजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर फालिया के खिलाफ थीं। जरूरत इस अमर की है कि साइलिन को जलीलो ख्वार करने वालों का भी किबला दुरुस्त किया जाए। चूनिया सतलज स्टेडियम में जश्न बहारा के सिलसिले में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं आमिर तकवी से। जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ चूनिया सतलज स्टेडियम में, जहाँ पर जश्न बहारा के सिलसिला में तीसरा जावेद क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सूर से 24 टीमों ने हिस्सा लिया। आज इसका फाइनल था। आज चलार क्रिकेट क्लब और फहीम अशरफ की टीम फूलनगर के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें बिलाखिर फूलनगर की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की है। पहले तो ये कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस खुशी को कि जो जीत के हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बंच ऑफ अ गुड टैलेंट, तो इसकी वजह से हम जीतते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अलवाहद क्रिकेट क्लब को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल पेश किया है और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करवाने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे कि आपने इंतजामिया और खिलाड़ियों की बात सुनी है, तो खिलाड़ियों का कहना था कि ये टीम जीतने वाली टीम जो है ये फहीम अशरफ की टीम है। इसी टीम में खेल के वो पाकिस्तान के स्टार बने हैं और उनके लिए उनकी नई ख्वाहिशात का इजहार भी है। और इंतजामिया की जानिब से जीतने वाली टीम को मुबारकबाद पेश की गई है और इनको कैश प्राइज भी दिए गए हैं। आज 5 में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज।